हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं कंचन मित्तल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट मैथ्स के बारे में कि उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें, कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। मैं ऑलरेडी इस पे और इसके सिलेबस से रिलेटेड विद बुक्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका लिंक अपनी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो दिमाग एज ए स्टूडेंट जो हम लोग एग्ज़ाम हम देने वाले होते हैं, तो हमारे एग्जाम में हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम एग्जाम को अटेम्प्ट क्या करें, हम कौन से टॉपिक्स करें, कौन से छोड़ें। तो हमें क्या होता है कि जो पर्सन जो दे चुका होता है और जो एग्जाम क्लियर कर चुका होता है, अगर हमें उससे गाइडेंस मिल जाए तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही लेकर आई हूँ। तो मैं इसको जो छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करती चलूँगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम में जो छोटी छोटी चीज़ है वो हम सबको पता होनी चाहिए। वो मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, सबसे पहली बात 200 मार्क्स का होता है। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा पेपर होता है वो 3 जो है सेक्शंस में डिवाइड होता है। जो सबसे पहला सेक्शन मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ, ठीक है, वो क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, उसमें क्या होता है? जनरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैथ्स भी आता है, कैलकुलेशन आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी। पहले जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, उन सेक्शन के बारे में। फिर दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन बी। अब इसमें क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो हर क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का आता है। देखिए, मैंने अपनी आईपैड में लिख के भी रख रखा है, ठीक है, क्योंकि देखिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आता है 3 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है, वो आता है 4.7 मार्क्स का। 3 मार्क्स, 4.75 मार्क्स, और ये आता है 2 मार्क्स का। देखिए, अब ये भी क्या होता है? एमसीक्यू होता है। देखिए, ये दोनों क्या होते हैं? एमसीक्यू होते हैं। और ये क्या होता है? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट। देखिए, मल्टीपल करेक्ट में क्या होगा कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से क्या कहते हैं, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक खास बात है, सेक्शन ए और बी में क्या होगा कि उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4.75 मार्क्स का है। अब देखिए, ये जो सेक्शन सी है, इसमें मजेदार जो उन्होंने 4.75 मार्क्स एक क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का ये दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वो इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं। फॉर सपोज अगर आप इन दो में क्या होता है कि अगर आप, मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, मुझे पता चल गया कि ये करेक्ट है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेल विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको टिक लगा दूंगी और मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन फॉर सपोज ये हो गया सेक्शन बी के लिए। लेकिन अगर सेम चीज आप लोगों से सेक्शन सी में पूछा जाता है, सेक्शन सी में ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये सी और डी, आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, फॉर सपोज आपको ये बताए कि ये करेक्ट है और बी और सी करेक्ट है, लेकिन अगर आपको इन दोनों के बारे में आप श्योर नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? अगर श्योर नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में भी सही या गलत पता है, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया जो सही, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेंड दिस सेक्शन या इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन। तो ये इसका डिफिकल्टी लेवल होता है, हर सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल अलग है। तो क्योंकि सीएसआर ने क्या सोचा, सिंस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेक्शन सी इज मोर, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे। तो जब हमने इसमें नेगेटिव मार्किंग हटाई, तो यहाँ पर जो उन्होंने मेन चीज जो यहाँ पर करी है वो ये करी है, क्योंकि ये सेक्शन डिफिकल्ट था तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिकॉज सेक्शन ए और जो बी है वो एमसीक्यू है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो मैं बता देती हूँ आपको। क्या कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसका 0.5 है और इसका 0.75 है, ये इसका नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं इन दो सेक्शंस में से, ठीक है, तो आपका इस सेक्शन में से करा तो 0.75 डिडक्ट, ठीक है, और इस सेक्शन में से करा तो 0.5 डिडक्ट। तो इसलिए इन एग्जाम्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें तुक्का ना लगाकर सही ऑप्शंस लगाने हैं।
ठीक है। सो फर्स्ट ए और बी जो सेक्शन है वो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं विद ऑल द अटेंशन। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये इन सब के बारे में। अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं टॉपिक्स के बारे में। जैसे मैथ्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा एक बार आप ये और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए का वेटेज कितना है। तो हम लोग स्टार्ट, हाँ, तो सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, एक दो तरह की चीज़ें होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं उसमें, ठीक है, और आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में अटेम्प्ट कितने करने हैं। इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उस चीज़ को लेके अब मैं यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी और ये सेक्शन सी, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल क्वेश्चन इसमें कितने दिए जाएंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करना है। आप लेकिन सोचोगे कि ये इतना मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ कि इसमें आपको जो सेक्शन बी आएगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करना है 15। अब आप पूछेंगे कि अगर हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते तो क्या होगा। देखिए, जब आप इसमें फॉर सपोज आपके 20 क्वेश्चन आए और आपने 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए, तो लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पहले 15 में से कुछ गलत हो और नेक्स्ट के 5 सही हो। तो जो CSR का क्राइटेरिया क्या है कि वो फर्स्ट करेक्ट, मतलब फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो आपने करे होंगे ना, ठीक है, वो काउंट करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि पहले जो 15 आपने करे उसमें से आपके 5 गलत हो गए, 5 आपने तुक्के मारे हैं, और जो नेक्स्ट के 5 थे वो आपको ज़्यादा शॉर्ट आपने कर दिया। तो इस तरीके से आपको 20 में से सिर्फ 15 करेक्ट करने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग 0.75 की है, बहुत गलत हो सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से करना है। सिमिलरली सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, ओके सॉरी, इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करना है 25। और ये जो था मैंने अभी जो बताया था वो सेक्शन ए का बता दिया, इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें अटेम्प्ट आपको 15 करने हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर है ना, आपको 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगर आप ये मिलाएंगे तो हो जाएगा 20 और 30 60, मतलब 60 क्वेश्चंस जो है ना आपको टोटल अटेम्प्ट करके आने हैं। और 60 क्वेश्चन का अगर आप टोटल मार्क्स अगर देखें विद एवरी सेक्शन वेटेज, तो वो आपको बन जाएगा 200 मार्क्स। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको याद कर लेना, लर्न दिस। फॉर सपोज आपको याद नहीं है कि सेक्शन बी में से कितने करने हैं, तो आप क्या करोगे, वैसे तो देखो पेपर के स्टार्टिंग में बिगिन ऑफ द सेक्शन जो है वो लिखा होता है कि आपको इतने सेक्शन इतने करने हैं, लेकिन देखो थोड़ी सी चीज़ें मेमोराइज कर लो, ठीक है, बार बार पलट के देखोगे भूल जाओगे, इसलिए ये चीज़ आपको याद करनी है कि पहले कितने 15, 25 और 20, इस ऑर्डर में आपको करना है कि पहले सेक्शन में से 15 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में से 25 क्वेश्चन, और जो लास्ट सेक्शन है जो सेक्शन सी है उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान लगा के ये सारा, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग। अब हम आते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स होते हैं जो हर किसी स्टूडेंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने चाहिए, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कौन सा जो है सब्जेक्ट उसमें स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इधर यू आर स्ट्रॉन्ग इन प्योर और इन अप्लाइड। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स का सिलेबस पता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो जो अपना जो CSR का वीडियो जो मैं बता रही हूँ आपको, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन है। एक बार मैं बता देती हूँ, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और यूनिट 4 है। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिन्होंने MSc मैथ्स में कर रखा है, और एक दूसरे टाइप के होते हैं जिन्होंने MSc अपना स्टैटिस्टिक्स में कर रखा है, ठीक है। तो जो लोग MSc स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, देखो ये होता है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। तो जिन लोगों का MSc स्टैट्स है ना, ठीक है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली बात है कि यूनिट 4 करके जाएंगे, ठीक है। उनके लिए तो मतलब देयर आर नो ऑप्शन, क्योंकि उन्हें यूनिट 4 करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आते हैं ये जो 3 यूनिट्स होती है ना, ये होती है मैथ्स की, ठीक है। तो एक्चुअली फर्स्ट यूनिट में क्या आता है, देखो फर्स्ट यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें क्या आता है, रियल एनालिसिस प्लस लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। फिर इसमें आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लस मॉडर्न अलजेब्रा। देखो मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी हम दोनों की बात कर रहे हैं, और इसमें आ जाता है जैसे हमारा अप्लाइड पार्ट जो होता है ना, आप इसको मान के चलो कि ये अप्लाइड यूनिट है,
ठीक है, दिस इज अप्लाइड यूनिट। तो अप्लाइड यूनिट में जैसे हम लोग बीएससी में स्टार्ट करते हैं ओडी, ठीक है, फिर पीडी भी आएगा, फिर क्या आता है इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है, एन उसकी शॉर्ट फॉर्म न्यूमेरिकल एनालिसिस की, फिर सीओवी मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, फिर आता है इंटीग्रल इक्वेशन, आई मीन्स इंटीग्रल इक्वेशन, फिर हमारा इसमें एलपीपी आ जाएगा, फिर अगर आप लोगों को और भी देखना है तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी आ जाता है, ठीक है। और इसी में मतलब ठीक है, तो ये इस तरह की यूनिट हो गई। अब मैं यहाँ पे जो मेनली मुझे आपको बताना है वो ये है कि आपको बेसिकली इसमें से क्या क्या या कौन सा क्वेश्चन मतलब विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। तो जैसा भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा कि जिनका एमएससी स्टैट्स में है तो ऑब्वियसली उनके लिए ये यूनिट मैंडेटरी है, मैंडेटरी फॉर एमएससी स्टैट्स, ठीक है। लेकिन जिनका मैथ्स है तो पहले देखो इस यूनिट के बारे में तो हम डिस्कस कर ही लिया, मतलब कि बता ही दिया। तो अब बेसिक यूनिट अब जो आती है पहले 3 यूनिट पे बात आती है। देखो अब आप लोग देखो कुछ लोगों का क्या होता है कि प्योर अच्छा होता है, कुछ लोगों का अप्लाइड अच्छा होता है, लेकिन सीएसआर नेट में ना आप लोग ये चीज़ नहीं लेके चल सकते, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ना रियल एनालिसिस को देखो तो मैं आपको यहाँ पे इसका वेटेज बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो रियल एनालिसिस का जो वेटेज है 42% आता है। तो अगर मैं यहाँ पे रियल एनालिसिस का देखूँ तो रियल एनालिसिस यहाँ पे 55 से 65 मार्क्स की आती है, और अगर मैं सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर 55 से 65 मार्क्स की आती है। यूनिट 1 में जो है वो है 42% आएगा ऑल ऑफ द एग्जाम, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ कि जो रियल एनालिसिस है वो उसमें क्या आएगा 55 to 65 मार्क्स, और लीनियर अलजेब्रा वो आएगा 55 to 65 मार्क्स। तो अगर आप अब इनका लोअर लिमिट भी अगर ऐड करो तो यहाँ से 110 मार्क्स का आ जाएगा। तो आप खुद पता चल जाएगा कि मे बी मोर देन इट इज़ 42% है। तो अगर आप लोग इसमें से अगर आप 80 मार्क्स भी इसमें से लाते हो, ठीक है, तो आपका मतलब हाफ ऑफ द पेपर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर कवर हो जाएगा, लाइक 42%। अब हम आते हैं नेक्स्ट में दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडल अलजेब्रा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सो दिस इज 26% ऑफ द एग्जाम, और अगर मैं इसका अगर वेटेज देखूँ तो बोथ आर ऑफ लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ सो दिस इज ऑल्सो 30 मार्क्स, ठीक है, एवरेज आई एम टेलिंग, और दिस इज ऑल्सो 30 मार्क्स। तो यहाँ से भी अगर आप 20 लो तो 40 मार्क्स में यहीं से बन जाए। इट मीन्स कि अगर आप ये 2 यूनिट्स अगर आप कवर करते हो, ठीक है, तो आपका कितना कवर हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप ये 2 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हो कि आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप पेपर को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इन 2 यूनिट्स को आप छोड़ने की मत सोचना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या करते हैं कि किसी एक यूनिट को या एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं और उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम सही होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि फॉर सपोज क्या लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा बोल रही हूँ, या फिर रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए या कॉम्प्लेक्स के डिफिकल्ट आ गए तो उसमें से मार्क्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई वी शिफ्ट टू यूनिट 3 जिसमें हमारा अप्लाइड पार्ट आ जाता है, जिसमें से ओडीपीडी जिसका मैंने पूरा आप लोगों को बाइफर्केशन करके सिलेबस, बुक्स, हाउ टू लाइक विच आर द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों को अपना वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी ऊपर की तरफ, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होती है इस तरीके से, यानी कि आप लोगों के माइंड में बस ये 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, यूनिट 1 और यूनिट 2 के अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तो आप लोगों का क्लियर होना बहुत डिफिकल्ट है, और स्पेशली विद द यूनिट 1, ठीक है। और जिनका एमएससी स्टैट्स है तो उनका तो भाई यूनिट 4 को करे बिना तो नहीं चल सकता। इट मीन्स यूनिट 1 एंड यूनिट 4 फॉर देम द पीपल हु हैज़ डन देयर एमएससी फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अब हम ये तो हो गया
लाइक द सिलेबस एंड द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि टाइम टेबल कि हम इस एग्जाम को दे कैसे, मतलब यार स्ट्रैटेजी टू स्टडी। तो देखिए सबसे पहले मतलब मैंने जिस तरीके से, जो मेरा कहना है, देखिए फर्स्ट मंथ देखो डिवाइड कर लो। देखो एक टाइम टेबल जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है एंड इट पुट यू अंडर प्रेशर दैट यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूँ तो देखो जैसे मैंने बोला यूनिट 1 इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे मैथ्स के रिस्पेक्टिव से बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मैथ्स है, तो मैंने मैथ्स वाला जो टाइम टेबल है जो ऑलमोस्ट सब बच्चों को सुटेबल है और जो अच्छा जो है रिजल्ट देता है उसके करस्पॉन्डिंग बता। देखिए सबसे पहले आप ले रहे लीनियर अलजेब्रा। तो फर्स्ट 1 मंथ है ना, देखिए सबसे पहले 8 to 9 आवर्स आर मस्ट। ठीक है, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो अलग बात है, और ब्रिलियंट हो लेकिन हार्ड वर्क ना हो तो उससे भी कुछ नहीं हो सकता, तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। तो 8 to 9 आवर्स आर कंपलसरी। ठीक है, तो उसमें आप क्या समझ लो कि 3 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलो, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, और जो है ना ये आप अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट लो, योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर फेवरेट सब्जेक्ट इनमें से है ना, तो जो और जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ले लेना, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट आ गए हैं आपके, तो इसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स ले सकते हो या मॉडर्न अलजेब्रा ले सकते हो, इस तरीके से दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, जो नोट्स हैं सबसे पहले आप सिलेबस पे देखिए, फिर आप ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स के मटेरियल आपके पास, तो उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने के साथ साथ इफ़ यू हैव डन विद द थ्योरी, जो आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उनकी जो थ्योरी कर रहे हैं जिन जिन टॉपिक्स की, उनके आप लोग साथ साथ PYQ भी लगाइए, प्लस ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली इसमें भी आप देखिए मॉडर्न अलजेब्रा का मैंने ग्रुप थ्योरी में साइलोज एंड एवरीथिंग, वो मेरा जो है ग्रुप थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको उस वे में कराया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप थ्योरी करते देखते हैं तो वो नहीं छूटेगा आप लोगों को, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यानी कि आपके फर्स्ट मंथ में ये 3 सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए। फिर आती है हमारी बात सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ में आप क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज ये हो गए, तो जैसे मैं इसको लेके चल रही हूँ, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर करा मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो जब 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं यानी कि 8 आवर्स बोला, तो इसको 2 आवर्स, इसको 2 आवर्स और इसको 2 आवर्स। अब हम आते हैं इस पे, फॉर सपोज आपकी हो गए तो मॉडर्न अलजेब्रा आ जाएगा। फिर क्या होगा, देखो मॉडर्न अलजेब्रा को थोड़ा कम टाइम दो, लाइक 1.5, पहले इन पे स्ट्रैटेजी बनाओ। अब जो ये है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और फोर्थ क्या करो आप लोग ओडी पे आ जाओ। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर इनको 3 आवर्स दे दो, या इनको 3 आवर्स दे दो, और फोर्थ में आप क्या करो कि रिवीजन करो 2 आवर्स में। ठीक, क्योंकि भाई अब आपने ये पढ़ा, अगर आपने एक मंथ ये पढ़ा और आपने दूसरे मंथ ये नहीं पढ़ा तो आप सब लोग भूल जाओगे। तो 2 आवर्स लाइक 1 आवर ईच का आप रिवीजन करो रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई सेकंड मंथ की। अब थर्ड मंथ में देखो, अगर आप देखो अब आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 अप टू 2 मंथ्स रेडी है, और आपने फर्स्ट यूनिट की रिवीजन भी कर ली है। तो अब आपका जो यहाँ पे काम क्या होगा, वो होगा रिवीजन किसका, द फुल यूनिट 2 का रिवीजन। यहाँ पे जो रिवीजन है वो यूनिट 1 का रिवीजन है, यहाँ पे यूनिट 2 का रिवीजन। आप इसको 2 आवर्स दो, या फिर ऐसा करो, हाँ 2 आवर्स इसको दो। ठीक है, और सेकंड में आपको रिवीजन किसका करना है, यूनिट 1 का रिवीजन करना है। अब देखो जब लास्ट टाइम आता है एग्जाम आता है तो हमें अपना थोड़ा बूस्टअप करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब आप आ जाओ यूनिट 3 में। अब देखो यहाँ पे कितने हुए, 4 आवर हो गए, तो यानी कि आप यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट कर दो। यूनिट 3 में आप पहला तो करो ओडी करो और पीडी करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने ओडी कर लिया, पीडी थोड़ा मतलब दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो ओडी के साथ साथ आप इंटीग्रल इक्वेशन प्लस सीओगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर जैसे आपने रियल एनालिसिस का फॉर सपोज आपको कुछ पार्ट बच गया है, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होता है एक टॉपिक, उसको उठाओ। क्यों, क्योंकि वो लास्ट टाइम के टॉपिक्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जब आपको कुछ नोट्स चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके क्वेश्चन हो भी जाते हैं। तो ये तो हो गई क्या कहते हैं हमारा थर्ड मंथ का। तो अभी फिर आप एग्जैक्टली फिर आगे इसको कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट मंथ में क्या कर सकते हो कि जो बचे हुए टॉपिक्स है प्लस उनका रिवीजन स्टार्ट करो। तो ये मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बता दिया है। आप इस टाइम टेबल देखिए,
नंबर ऑफ सब टॉपिक सेम रखना, ठीक है, जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं। अदरवाइज आप जो टॉपिक्स है वो शफल कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से जो यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे यूनिट 1 और 2 है, अगर आप लोगों ने पहले कर लो तो जो एक बर्डन होता है ना माइंड से, वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अप्लाइड पार्ट थोड़ा ईजी होता है। द डिफिकल्ट एंड द क्रैंकी पार्ट इज द फर्स्ट 2 यूनिट्स, तो उसको कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गई टाइम टेबल की बात। अब आती है दूसरी कि हमें अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं क्वेश्चन की। तो देखो अटेम्प्ट की मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक अभी जो इस टाइम पर कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अटेम्प्ट करते हो व्हाइल डूइंग द रिवीजन, तो देखो तुक्के मत लगाओ। दैट इज माय फर्स्ट एंड ओनली एडवाइस टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। अगर आप लोग तुक्के लगाओगे तो इस टाइप के एग्जाम्स में क्या होता है कि तुक्के हर बार गलत ही होते हैं। अगर आपने 10, मैंने ऐसे भी लोग भी देखे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स पे 10 क्वेश्चंस में तुक्के लगाए थे, उनके 10 के 10 क्वेश्चंस गलत हुए थे, और जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग आई, उनकी रैंक काफ़ी पीछे चली गई थी। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, और जिनको जो लोगों ने मुझसे बोला है, आई होप कि मैंने उनकी सारी क्वेरीज जो है उनको आंसर दे दिए हैं। अगर स्टिल यू हैव वो क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, हम लोग अब मॉडर्न अलजेब्रा का हमारा क्या कहते हैं काफ़ी सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। राइट नाउ आई एम डूइंग द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, और जो इन जनरल जो हम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर हम पर्टिकुलर दिए हुए हैं वो भी निकाल रहे हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।